आज की हमारी फिल्म है ड्रामा, साइंस फिक्शन और थ्रिलर सेटलर्स। ये कहानी है अपने ही घर में कैद हुई एक फैमिली की, जिन पर जिम्मेदारी है अपने बच्चों की सुरक्षा और एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की जिसका उन्हें कोई आइडिया नहीं है। रेजा और लिसा अपनी 9 साल की बेटी जिसका नाम रेमी है के साथ मार्स के एक रेगिस्तान में रहते हैं। हालांकि वो एक अजीबोगरीब जगह पर रह रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी। परिवार जानवर ही नहीं बल्कि सब्जियां और फसल भी उगाते थे। एक रात को रेमी अपने पिता को बताती है कि आसपास कुछ स्ट्रेंजर्स रहते हैं, लेकिन वो अपनी बच्ची को सुला देता है। अगले दिन जब वो उठते हैं तो उनकी खिड़की पर लीव लिखा होता है। रेजा दिन रात अपने घर की रखवाली करता है, जबकि उसकी बेटी रेमी इससे घबरा जाती है। जब दंपति इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, कौन उनके घर पर लीव लिख सकता है, तभी उनकी बेटी को लगता है कि उनके पालतू जानवर को अभी तक कुछ खिलाया नहीं गया है और वो उसे कुछ खिलाने के लिए घर से बाहर जाती है। उसे बाहर जाता देखकर माँ बाप को चिंता होती है। वो उसे वापस बुलाते हैं, लेकिन तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं। रेमी के माँ बाप की गुंडों से झड़प हो जाती है और वो रेमी को अंदर ले जाते हैं, लेकिन रेजा अब भी बाहर रहता है ताकि वो अपने घर की सुरक्षा बाहर से ठीक तरीके से कर सके। फिल्म हमें दिखाती है कि माँ बाप का सामना किसी एलियन से नहीं बल्कि इंसानों से होता है, जो और भी कठिन है। हालांकि उसके माँ बाप पालतू जानवरों को पालते हैं, फसलें उगाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर रहना उनके लिए एक स्ट्रगल है। पर रेमी, जिसने अपने माँ बाप के सिवा किसी और को नहीं देखा, उन गुंडों को देखकर और ज्यादा घबराती है। परिवार की अड़चनें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उन्हें अपने ही घर में डर लग रहा है। वो छुप छुप कर जिंदगी बिता रहे होते हैं और तभी इसी तभी उन्हें जेरी मिलता है, जो उनकी तरफ गन ताने हुए उनके घर के अंदर तक आ चुका है। उन्हें पता चलता है कि रेजा यानी उनके पति और पिता का इसी गुंडे ने कत्ल कर दिया है। कातिल, जिसका नाम जेरी है, बताता है कि ये प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स की थी और ये अब उसकी हो चुकी है। जेरी उनसे क्वेश्चन करता है कि अगर ये प्रॉपर्टी उनकी है तो उसके सवालों का जवाब दे। लिसा उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाती और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने हस्बैंड को दफनाना चाहती है। जेरी उसके हस्बैंड की मौत का दुख जताता है और उन्हें 30 दिन का समय देता है कि वो इस प्रॉपर्टी को छोड़ दें या उसके साथ रहें। जेरी अब अपने दिनचर्या के कामों में लगता है और टूटी हुई चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करता है। लिसा उसकी डेली रूटीन को नोट करती है। तभी एक दिन जेरी को एक रोबोट मिलता है जिसका नाम वो स्टीव रख देती है। जेरी को वहाँ रहने की आदत है और वो उस जगह को जानता है, जबकि नन्ही बच्ची रोबोट के साथ ही खेल रही होती है जिसका नाम उसने स्टीव रखा होता है। लिसा जेरी को बताती है कि उन्होंने उसके माँ बाप को नहीं मारा, वो तो वहां पर भटक कर आए थे और जेरी के माँ बाप ने उन्हें अंदर बुला लिया। बताती है कि एक दिन जेरी के पिताजी ने उस पर बंदूक तान दी और सेल्फ डिफेंस में उन्हें उसे मारना पड़ा। इसी तरह से 30 दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे जेरी को इल्सा अच्छी लगने लगती है। उसे रिझाने के लिए इल्सा उसके साथ रोमांस करती है। रेमी ये देखकर बहुत उदास होती है और घर छोड़कर चली जाती है। वो पथरीले रास्तों पर चलती है, तभी स्टीव उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता है। तभी उसे पता चलता है कि ये रास्ता चारों तरफ से बंद है और वो बाहर नहीं जा सकती। वो इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती है, लेकिन तभी उसे एक चैम्बर मिलता है। वो उस चैम्बर में जाती है और अंदर दाखिल होकर उस चैम्बर को टटोलने की और समझने की कोशिश करती है। तभी उसे कुछ अजीबोगरीब मिलता है और वो बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। कुछ समय के बाद जेरी उसे ढूंढता है और वापस घर ले आता है। जब उसे होश आता है तो जेरी उसे बताता है कि घर से बाहर सिर्फ चट्टाने और रेत है, इसलिए बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। बताता है कि उस जगह पर वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए और उसे उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। रेमी इस बात से बहुत ही दुखी है
कि वो बाहर जाकर दुनिया को नहीं देख सकती और इस बात से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उसे लगता है कि एक रोबोट जिसका नाम उसने स्टीव रखा है उससे ज़्यादा खुशनसीब है। उसे इस बात का भी दुख है कि उसकी माँ उसके बाप के कातिल के साथ रोमांस कर रही है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही है। अगले दिन जेरी को रेमी के पिता का गिटार मिलता है और वो लिसा को कहता है कि वो गाना गाए। जब वो गिटार बजा रहा हो यह सुनकर रेमी अंदर जाकर रोने लगती है। लिसा जाकर रेमी को चुप कराने की कोशिश करती है और तभी जेरी कहता है कि वो इस सबसे तंग आ चुका है और वो चाहे तो घर छोड़कर जा रहा है। बाहर जाकर वो रेमी को मनाने की कोशिश करता है लेकिन तभी पीछे से इल्सा आकर उस पर फायर कर देती है। तभी इल्सा को पता चलता है कि उसकी बंदूक खाली है। वो पास पड़े चाकू को उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन तभी जेरी उसे रोक लेता है। रेमी को पता चल जाता है कि जेरी ने उसकी माँ को मार दिया है और अब वो अनाथ है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जेरी उसे पकड़ लेता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह सेफ है। अब रेमी के पास और कोई रास्ता नहीं है और वो जेरी की स्लेव बनकर रहती है। वो बड़ी हो जाती है और अपनी माँ की तरह घर का ख्याल रखती है। वो न सिर्फ अपने पेट को खिलाती है बल्कि वो घर के सब्जियाँ भी बनाती है, सब्जियाँ उगाती है, खाना बनाती है और सब चीज़ों का ध्यान रखती है। इस दौरान उसे इस छत के नीचे अपने पिताजी के किलर माता पिता के किलर के साथ रहना भी बहुत दुखता है लेकिन जेरी उसे अपना सेक्स स्लेव बनाना चाहता है। वो उठकर चली जाती है। अगले दिन से रेमी जेरी से बात करना बंद कर देती है क्योंकि उसे गिल्ट फीलिंग है और वो स्टीव के साथ टाइम बिताती है। लेकिन जेरी उसे कन्फ्रंट करता है और प्रपोज करता है कि उन दोनों को एक बच्चा करना चाहिए। जेरी रेमी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके बीच में आर्गुमेंट होता है और जेरी को पता चलता है कि रेमी भागना चाहती है। वो उसका मास्क ले लेता है लेकिन इसी दौरान दोनों में झड़प हो जाती है और जेरी रेमी को सिर पे चोट मारता है। जब होश आता है तो रेमी को पाती है कि वो बंधी हुई है और जेरी उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मूवी दिखाती है कि जेरी एक मॉन्स्टर की तरह रेमी पर हावी हो गया है और उसे अपनी सेक्सुअल ज़रूरतों के लिए ही इस्तेमाल करता है। रेमी को पता चल चुका है कि जेरी उस पर आधिपत्य जमाने के लिए उससे एक बच्चा चाहता है। जेरी बार बार रेमी का रेप करने की कोशिश करता है। तभी स्टीव वहाँ आता है और जेरी पर फायर कर देता है। जेरी स्टीव को मारने के लिए बाहर जाता है और इसी दौरान रेमी अपने आप को आज़ाद कर लेती है। वो उसके पीछे जाती है और पाती है कि वो किचन में लहूलुहान है। वो उसे गन पॉइंट पर लेती है और वहीं पर उसका खात्मा कर देती है। उसके बाद रेमी वहाँ पर अकेली है और अपने जानवरों का देखभाल कर रही है। रेमी जेरी को वहीं पर दफनाती है जहाँ पर उसके माँ बाप को दफनाया गया था लेकिन उसे वहाँ पर अजीबोगरीब आत्माएं नज़र आती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। वो अपने पालतू जानवरों को स्टीव के भरोसे छोड़ देती है और वहाँ से निकल पड़ती है। टेमी वापस उसी चैम्बर में जाती है जहाँ से उसे लगता है कि वो बाहर जा सकती है। बाहर आकर वो देखती है कि दुनिया बहुत बड़ी है और अब वो आज़ाद है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।